गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम बच्चों आपको बात करेंगे मिडिल टर्म्स निकालने की कि बायनोमियल थ्योरम में जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक्सपेंशन में उसकी मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखें कि x प्लस ए टू द पावर n अगर हमारे पास कोई एक्सपेंशन है तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो डिपेंड करेगा नंबर वन कि इफ n इज इवन, अगर n इवन है, सम है, उस केस में मिडिल टर्म होगी हमारी मिडिल टर्म इक्वल टू n बाई टू प्लस वन टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। और अगर हम कहें कि n हमारे पास ऑड है, इफ n इज ऑड, तो उस केस में बच्चों हमारी दो मिडिल टर्म हम दो मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी वो आप देखेंगे। यहाँ पे नंबर वन होगी कि n प्लस वन बाई टू और नंबर टू होगी n प्लस थ्री बाई टू एक्स टर्म। ये हमारी यहाँ पर दो मिडिल टर्म होंगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे, n पे डिपेंड करेगा, जो पावर लगी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि मिडिल टर्म कौन सी आएगी और कैसे आएगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a अपॉन x माइनस x अपॉन a पावर 8। यहाँ पर पावर 8 है तो 8 कैसा है, इवन है। तो चलिए हम इसकी मिडिल टर्म निकाल के देखते हैं। तो n इक्वल टू 8, ये इवन है, सम संख्या है, तो ये इसकी मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म या मध्य पद। ये आपका होगा फार्मूला होता है n बाई टू प्लस वन टर्म। ये हमारा निकल आएगा 8 अपॉन टू प्लस वन इक्वल टू 4 प्लस फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म इसके एक्सपेंड करने के बाद जो फिफ्थ टर्म इसकी मिलेगी वो इसकी मिडिल टर्म होगी। तो T5, तो T5 को हम कैसे लिखेंगे, T4 प्लस वन, है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि टी आर प्लस वन, आर एस टर्म जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम जनरल टर्म जब निकालते हैं तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ n है 8, तो n टी आर, तो 8c4 x टू दी पावर n माइनस आर x टू दी पावर r, ये हो जाएगा a अपॉन x टू दी पावर 4 n माइनस एक्स अपॉन ए टू दी पावर n माइनस आर। तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 4। 8c4 को हम यहाँ एडजस्ट कर लें तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8 माइनस 4 हो जाएगा। और ये a4 अपॉन x4 इंटू, ये यहाँ पे 4 आएगी पावर, माइनस के ऊपर पावर 4 है, इवन है तो प्लस हो जाएगा। और उस केस में हम इसको लिख देंगे x4 अपॉन a4, a4 कैंसिल, x4 कैंसिल। इसको कैलकुलेट कर लें तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और एक फैक्टोरियल 4 वैसा ही बना रहना और 8 को ओपन कर लें, 4 3 2 1, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8, 7 2 जा 5 2 70, हमारा जो होगा वो मिडिल टर्म यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों मिडिल टर्म निकालना आसान है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर मिडिल टर्म निकालने का एक एग्जाम में आ जाता है तो इसको आपको बेसिक समझने की बहुत ज़रूरत है। एक क्वेश्चन में आपको और लेके बताता हूँ। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x अपॉन 3 प्लस 9 बाई पावर 10। और ये आप देख रहे हैं कि NCERT बुक का क्वेश्चन है, साथ में MP 2018 में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसमें भी मिडिल टर्म पूछिए। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ n की जगह कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और 10 कैसा है, इवन है, तो डेफिनेटली हमें मिडिल टर्म कौन सी मिलेगी यहाँ पे, मिडिल टर्म इक्वल टू, इस केस में हम लेते हैं n बाई टू प्लस वन टर्म। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 10 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6 टर्म जो होगी
वो हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो T6 इक्वल टू हम लिखते हैं T5+1 और n हमारे पास 10 है, x की जगह x/3 है और a की जगह 9y है। तो फॉर्मूला होता है NCR x टू द पावर n a टू द पावर n माइनस x टू द पावर r NCR x टू द पावर n इंटू a टू द पावर n माइनस r। क्या है बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है और क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। किसी भी एक्सपेंशन में कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो, किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वो r+1 टर्म में आता है। तो अगर हम इसको यूँ बोल दें कि लेट द कोएफिशिएंट of x to the power 7 comes in r+1 टर्म। हम ये मान के चलते हैं कि x to the power 7 का जो कोएफिशिएंट है वो r+1 टर्म में आएगा। तो हम tr+1 निकालें यहाँ पे। तो tr+1 इक्वल टू
NCR 11CR x टू दी पावर n माइनस r, तो x की जगह है यहाँ पर x स्क्वायर टू दी पावर 11 माइनस r और a टू दी पावर r, और a है हमारे पास 1/x टू दी पावर r। बच्चों मैं दोबारा यहाँ बोलना चाहूँगा कि r+1 का फॉर्मूला होता है NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। n हमारे पास 11 है और r हमने यहाँ पर r को r ही रखा है और x की जगह x स्क्वायर है और a की जगह 1/x है। थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करें तो 11CR x टू दी पावर 22 माइनस 2r, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x के ऊपर जाएगी तो x पावर -1 और उसके ऊपर r लगा तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर -r। अगर हम इनको एक साथ करें दोनों के बेस सेम है तो ये हो जाएगा x पावर 22 माइनस 2r माइनस r तो -3r। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या बोला था कि क्या लाना है, इसकी जगह 7 आना, x टू दी पावर 7 का कोफिशिएंट देखना है। इसका मतलब यहाँ पर अगर x पावर 7 आ जाए तो ये जो कोफिशिएंट मिलेगा वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो लेकिन हमें देखना पड़ेगा उसके लिए r कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ कंपेयर करेंगे 22 माइनस 3r को किससे कंपेयर करेंगे 7 से, क्योंकि 7th टर्म की बात यहाँ पे पूछी है। 3r हम इधर ले लें तो 22 माइनस 7 इक्वल टू 3r, 15 इक्वल टू 3r। देन बच्चों r आ गया हमारे पास 15/3 दैट इज 5। इसका मतलब ये r की वैल्यू 5 जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे आके हमें r की पावर 7 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और ये कोफिशिएंट उसका मिलेगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर r की वैल्यू हम रख देते हैं, ये हो जाएगा t5 + 1 इक्वल टू 11t5 x टू दी पावर 22 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 5। क्यों r5 निकाला है हमने, ये हो जाएगा 11t5 x टू दी पावर 3 5 15, 22 माइनस 15 तो 7 आ गया। देखो तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इक्वल टू 11c5। और हम इस 11c5 को अगर कैलकुलेट करके आपको बताएं तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना आएगा। तो 11c5 हो जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 11 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 6। इसको हम ओपन करते हैं तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 को हम वैसे ही बना रहने देंगे जिससे कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 ओपन कर देते हैं 5 4 3 2 1। और अब बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर मिलेगा। तो 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 एंड 6 7 जा 42 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास 462 आंसर आ जाएगा। तो x टू दी पावर 7 का जो इस एक्सटेंशन में कोफिशिएंट होगा वो होगा 462। चलिए बच्चों हमने अगला क्वेश्चन एक लिया है जिसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, या इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसको एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करते वक्त वहाँ पर x की टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब x वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो टर्म आपकी इंडिपेंडेंट टर्म कहलाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे इंडिपेंडेंट टर्म। तो हम लेट कर लें, लेट द इंडिपेंडेंट टर्म comes in r+1 टर्म। ये बिल्कुल बच्चों उसी तरीके से है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके जस्ट पहले क्वेश्चन कराया था।
उसी तरीके से बोलेंगे कि वहाँ पर कॉफिशिएंट निकालना होता था, तब भी हमने बोला था r+1 टर्म में आता है। यहाँ हम कह दें कि लेट द कांस्टेंट टर्म कम्स इन r+1 टर्म, और ऐसा करने के बाद हम उसको वहाँ पर जो पर्टिकुलर टर्म की कॉफिशिएंट निकालनी, जैसे x⁻7 का निकालना था, तो हमने उसको 7 से कंपेयर किया था। यहाँ इंडिपेंडेंट टर्म है, इसका मतलब x नहीं है, x नहीं है इसका मतलब किससे कंपेयर करेंगे हम, x⁻0 से। बस कितना अंतर पड़ेगा, बाकी करने का क्वेश्चन सेम होगा। चलिए हम यहाँ निकाल लें कि r+1 फॉर्मूला वही लगेगा NCR, n की जगह है 9CR x⁻n - r, तो 3/2 x² n - r और a⁻r। इसको हम देखें और x की पावर एक साथ करें तो 9CR एंड 3/2 पावर 9 - r हम अलग कर लें, और x² की पावर 9 - r को हम करें 18 - 2r। और यही बात हम यहाँ कर दें कि -1/3 अलग कर लें, और क्योंकि यहाँ x नीचे है तो x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x⁻⁻r। अब हम नंबर एक साथ कर लें और x एक साथ कर लें, तो 3/2 9 - r -1/3 एंड x⁻18 - 2r और ये -r। तो अगर हम देखेंगे तो ये 3r हो जाएगा। 9CR 3/2 -1/3 x⁻18 - 3r। चूँकि ये x से इंडिपेंडेंट टर्म है, या इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब इस टर्म में x नहीं होगा। x नहीं होगा इसका मतलब यहाँ x पावर क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ x की पावर आना चाहिए 0, और अभी है क्या 18 - 3r, तो इसको हम 0 से कंपेयर कर दें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 - 3r 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0। 18 = 3r, देन r = हो जाएगा 6, है ना। r = 6 जैसी ही हम यहाँ रखेंगे तो हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 T6 + 1, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हम 6 रखने वाले हैं। तो 9C6 3/2 6 -1/3 6 और x⁻18 - 3 × 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 9C6 3/2 6 -1/3 x⁻0। तो x⁻0 की वैल्यू 1 कर दें। अब हम इसको ओपन भी कर लें। तो चलिए यही ओपन कर लें, क्यों एक लाइन खराब कर रहे हैं। यही हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा 9C6 को अगर हम ओपन करें तो फैक्टोरियल 9/6 फैक्टोरियल 9 - 6 3, तो ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। वैसे तो इतना ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं, छोड़ो क्या करना है, यहाँ पे दोनों एक पर आ रहे हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 3/6/2/6। माइनस की पावर इवन है तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 की पावर 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3/6 और ये x⁻2। इसको अगर हम ओपन करें तो 9 8 7 × 6 और ये हमारा हो जाएगा 3 2 1, और 3/6 से 3/6 कैंसिल हो जाएगा। 1/2/6 64 हो जाएगा हमारा, और x⁻0 का मतलब बात खत्म हो गई, x का काम खत्म। x⁻0 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, एंड
3 3 9 एंड अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 8 8 64। कुल मिला के हमारे पास जो आएगा ऊपर बच रहा है 3 × 7 तो 3 7 21 अपॉन नीचे हमारे पड़ जाएगा 2 × 8 16। तो ये हमारा 21/16 आंसर हो जाएगा। अगर हम इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म हमें मिलने वाली है, इंडिपेंडेंट टर्म मिलने वाली है, वो क्या होगी 21/16। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा अभी। देखिए क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पर था 9 - r और हमने यहाँ गलती से r लिख लिया है, तो रिजल्ट में आगे चल के इसका फर्क पड़ेगा। तो 9 - r लिखने से ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, वैसे ही 6 आएगा। यहाँ पे जरूरी है जब 9 - 6 करेंगे हम तो उस केस में ये बच्चों 3 हो जाएगा। और जब ये 3 हो जाएगा तो 3 पावर 6 ना होके ये 3 पावर 3 आएगा, 3 पावर 3, और ये होगा यहाँ पे 3 पावर 6। और अब इसकी कैलकुलेशन में बच्चों थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, तो कितना डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए पूरा हटा देते हैं यहाँ से और अब देखते हैं कि क्या आएगा। फैक्टोरियल 9 को अगर हम ओपन करेंगे तो 9 8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 को ओपन करें तो 6 आ जाएगा इनटू यहाँ पर जब 3 पावर 3 है, ये 3 पावर 6 है, तो ये तो 1/2 पावर 6 बना रहेगा। और नीचे जब पावर आएगी तो 3 पावर 6 - 3 तो 3 पावर 3 हो जाएगा। अभी बच्चों क्या होगा, 6 कैंसिल हो जाएगा और अभी इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 कर दें, 2 4 8 कर दें और 3 3 9 कर दें। तो इसके बाद अब हम इसको देखें तो हमारे पास बच रहा है 3 × 4 × 7 अपॉन 2 पावर 6 का मतलब हो जाएगा 64 और 3 पावर 3 का मतलब होगा 3 3 9 3 27। और अब हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 एंड 16। और अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 9। तो अभी बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 7/144। ये आंसर आएगा फाइनल। बच्चों थोड़ा सा मिक्स फिर से हुआ है, ये 3 पावर 3 है तो 2 पावर 3 तो होगा ना, ये 2 पावर 3 और ये हो जाएगा 2 पावर 3। तो जहाँ 64 है ये ओनली 8 आएगा, 4 2 8 तो ये 9 2 18 होगा। ठीक है बच्चों, कभी कभी जब दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए जब हम कैलकुलेट करें तो हमें कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, अदरवाइज आंसर में मिस्टेक आने की संभावना बन जाती है। ओके बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। और अब हम अगले टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में। NC0 NC1 NC2 इनकी थ्योरम पढ़ेंगे और इनके रिजल्ट कैसे होंगे वो पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अभी। तो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। बाइनोमियल कोएफिशिएंट के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे, जिससे वो पूरा टॉपिक आपका सेपरेट हो जाएगा। तो आज बच्चों इस वीडियो में आपने मिडिल टर्म निकालना सीख लिया है बहुत अच्छे से, किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट निकालना सीख लिया, साथ में इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं ये सीखा है। और ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। तो हम अब आगे जब बात करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ
बाइनोमियल कोएफिशिएंट के लिए। तो उसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे, जिससे कि आपको एकदम सेपरेट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।